नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मौजू के साथ आए हैं और आज के हमारे प्रोग्राम में एक ख़ास बात है। आज हमारे प्रोग्राम में हमने दावत दी है दो मेहमानों को। एक हमारी जज साहिबा जो कि तबस्सुम परे जी हैं, सब जज सेक्रेटरी डालसा अनंतनाग में तैनात हैं, और आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अफरोज़ा हुसैन जो कि पैनल लॉयर हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू जो है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। हम बात करेंगे हमारी ख़वातीन जो शाना बशाना काम कर रही हैं मर्द हजरात के साथ, हर डिपार्टमेंट में अपना लोहा मनवा रही हैं। हम बात करेंगे कि कैसे अगर हमारी किसी भी बहन के साथ कोई भी खुदा न खास्ता हैरासमेंट होती है, सेक्सुअल हैरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे, और उनको एक शॉक, एक ट्रॉमा हो जाता है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं कानून के ज़रिए इस एक्ट के तहत एक फ़ीमेल को कि वो अपना जो काम है, जो उनका राइट है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, उस राइट के तहत वो हर जगह अपना काम बहुत अच्छी तरह कर सके और डिग्निफाइड एक लाइफ गुजार सके। मैम, और आपका भी खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि मैम, आज का जो हमारा मौजू है वो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो हम सबसे पहले जानेंगे आपसे मैम कि क्या है इस एक्ट का समझ लें आप हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन कि कैसे ये वजूद में आया। जी बिल्कुल गजाला जी, इस एक्ट को जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म पॉश एक्ट कहा जाता है जी। दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जी। तो सबसे पहले प्रिवेंशन की बात आती है जी। और जो आप कह रहे हैं कि ये वजूद में कैसे आया एक्ट, पहले भी हमारे जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड है उसमें तो जो ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन वो तो डिस्क्राइब करके थे अलग से, लेकिन 1997 में एक जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जी। बेसिकली उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट थी भंवरी देवी, शी वाज गैंग रेप बिकॉज शी ट्राई टू स्टॉप वन चाइल्ड मैरिज। तो फिर जब हम कह सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड या एफआईआर दर्ज हो गई और इंडियन पिनल कोड के तहत जब सुनवाई चली, तो इन दी एंड जितनी भी विमेन ग्रुप्स थे, जितने भी हम कह सकते हैं कि एनजीओज थे या जो भी वर्किंग वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे ग्रुप्स में, तो उनको लगा कि अल्टीमेटली भंवरी देवी को वो इंसाफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जी। सो दैट वाज द नीड, दैट बिकेम द नीड फॉर दिस एक्ट, पासिंग ऑफ दिस एक्ट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में एक कुछ गाइडलाइंस दे दी फॉर ऑल द एम्प्लॉयर्स जो भी एम्प्लॉय करते हैं फीमेल फोक को या जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, कि एक कमिटी होनी चाहिए, एक सेपरेट कमिटी होनी चाहिए बाज़ाब्ता हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो एट द फर्स्ट इंस्टेंस जो केसेस हैं जिस्मानी हिरासानी के, जी। उनको देखे। जी। एफआईआर या बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से पहले सबसे पहले एक कमिटी होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। जी। अफरोज़ा जी, जैसे कि मैम ने इंट्रोडक्शन की बात की कि कैसे वजूद में ये एक्ट आया, तो मैम ने इसमें बात की हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि कुछ गाइडलाइन सेट हुई, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप वजाहत करें कि क्या गाइडलाइंस सेट हुई थी और कैसे फिर इस चीज़ को आगे अमली जामा भी पहनाया गया। जी, थैंक यू वेरी मच गजाला जी हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। बेसिकली मैम ने जिस लैंडमार्क जजमेंट की बात की, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जी, उसमें बेसिकली तब तक जो एक्ट था वो फ्रेम नहीं हुआ था, अमली जामा नहीं पहनाया गया था इस चीज़ को। तो उस टाइम तक जो गाइडलाइंस फ्रेम की थी इस लैंडमार्क जजमेंट में, उसमें जो है एम्प्लॉयर को जो कहा गया था कि एक तो आप पहले फ्री एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें अपनी एस्टैब्लिशमेंट में, सो दैट कि जो भी वुमेन फोक है, जो भी आपका वुमेन स्टाफ है, वो फ्रीली वहाँ पे काम कर पाए, उनको कॉम एनवायरनमेंट मिले, उनको फ्री एनवायरनमेंट मिले, प्लीजेंट एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, सो दैट कि उनको वो एक इंटॉक्सिकेशन ना लगे, उनको वो घुटन महसूस ना हो अपने काम करने में। और दूसरा ये भी कहा गया था उसमें कि आप एक जी डिस्प्ले बोर्ड बनाएं, डिस्प्ले में जो भी पिनल प्रोविजंस है वो आप बाज़ाब्ता एक प्रोमिनेंट प्लेस पे जो है वो लगाए, सो दैट कि हर कोई देख पाए कि अगर हमने ये गिरोनी हरकत की, अगर हमने ऐसा कोई जिसको हम बोलते हैं जिनसी तौर पर हरासा करना,
तो जो कि हमारा टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट, अगर किसी ने भी ऐसा कोई एक्ट किया तो उसके खिलाफ क्या पेनल कार्रवाई प्रोविजंस की है, जा सकती उनके है। खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे आप डिस्प्ले बोर्ड पे लगाए। हाँ, ताकि एक डेटरेंस कायम रहे और सबको पता चले कि हमें कैसे काम करना है और एक फीमेल को क्या रिस्पेक्ट देनी है किसी भी ऑफिस में। एग्जैक्टली, वेरी वेरी। जी। तो तीसरा ये है कि आप अवेयरनेस जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ में वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर जी इनके क्या राइट्स हैं, आप इनको ऐसे हरास नहीं कर सकते, इनको ऐसे तंग नहीं कर सकते हैं, वो अवेयरनेस आप किया करें टाइम एंड अगेन। एंड दूसरा है कि आप जो है एक एम्प्लॉयर है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड, ये कहा गया था कि आप फ्रीक्वेंट विजिट्स किया करें, अपने स्टाफ को देखा करें, एम्प्लॉयज़ से जो वुमेन फोक है उनसे पूछा करें कि आपको कोई तंग तो नहीं कर रहा है, आपके साथ हर कोई ठीक तरीके सही तरीके से पेश आ रहा है कि नहीं है। ये है कि वो एम्प्लॉयर की एक ड्यूटी है कि वो उसको जो भी है उनको फुल सपोर्ट करना है, उनसे पूछताछ करनी है, उनसे उनका देखना है उनकी कोई ग्रीवेंस तो नहीं है जो कि रिड्रेस करनी है। तो ये सारी जो है कि हाईलाइटेड गाइडलाइंस है जो इसमें देखी गई थी, जी। दी गई थी। तो उसके बाद जो हम एक्ट की बात करेंगे तब तक तो नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जो है मीनवाइल ये निर्भया केस का भी जो हम जिक्र करेंगे 2012 में जो हुआ, जो हमें सबका पता है कि गैंग रेप था, वो दिल्ली रेप प्लस मर्डर का था। तो उसके बाद जो है ये इशू जो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने थोड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और इसके लिए एक लेजिस्लेशन बाज़ाब्ता पास की, लाइक एक्ट पास किया, जिसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो ये एक बाज़ाब्ता एक एक्ट की शक्ल में हमारे सामने शक्ल आया। में हमारे पास जो है सामने आ गया। तो इससे बहुत सारी जो है कि जिनको पता भी नहीं था इसके बारे में, या जो खुलेआम कुछ भी कर रहे थे, ऐसा नहीं, किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम अगर किसी औरत के साथ ऐसे उनको तंग करेंगे, उनको हरास करेंगे तो इसके लिए भी सज़ा है। तो जो जी। ये एक्ट आ गया तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो बाखबर हो गए। तो ये भी एक कंपलसरी मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया, बाज़ाब्ता इसमें कमेटियाँ बनाई गई। फिर तो इसमें जो हम कहते हैं कि अगर कहीं जगह पे भी वुमेन फोक को लगेगा कि मेरे सेक्टर में वुमेन सेक्टर मतलब हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, तो वो एक कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकती वो है। बाज़ाब्ता जिस तरह एक्ट में दिया गया है वैसे जो बिल्कुल। स्टेप वाइज वो कर सकती वो है। कर सकती जी। है। तो मैम, जैसे कि हमने अभी तक बात की कि एक्ट एक शक्ल में हमारे सामने आ गया, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये इस एक्ट को शॉर्ट में बोला POSH जाता है पॉश भी, Act। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल Sexual, हरासमेंट। जी। तो मैम हम चाहेंगे कि आप इस पे थोड़ी वजाहत करें कि हाँ, प्रिवेंशन बिल्कुल। ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट असल में है क्या। जी, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट। जी। कौन कौन से एक्ट्स हम कह सकते हैं कि हाँ सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। जी। इसमें दोनों चीज़ें हैं, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, जी। और साथ में फिज़िकल। सबसे पहला हुआ कि कोई फिज़िकली टच करे फीमेल एम्प्लॉई को एट हर वर्क प्लेस, या एक्सप्लॉइट आते करने जाते की कोशिश exploit करे। करने की कोशिश करे, दैट इज़ अपेरेंट, यू नो, फिज़िकल टचिंग उस तरीके से। उसके बाद आता है वर्बल, ऐसे कुछ कमेंट्स पास करे जो सेक्सुअली कलर्ड हों, जो जिस्मानी हिरासानी उनसे छलकती हो। देयर कैन बी नॉन वर्बल एज वेल, कि कुछ ऐसे इशारे करे, इस तरीके से पेश आए कि शी फील्स हरास्ड एट हर वर्क प्लेस। उसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हमारा आया है, देयर इज़ अ बूम ऑफ इंटरनेट, तो मे बी उसके मोबाइल पे ऐसी अश्लील पिक्चर्स भेजे, या कोई भी वीडियोस चीज भेजे, कंटेंट शेयर हाँ, करे। ऐसे कंटेंट शेयर करे जो सही ना हो, तो वो सारा अमाउंट करता है टू सेक्सुअल हरासमेंट। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि लाइक प्रॉमिस ऑफ गिविंग अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, तुम्हें मैं सबसे पहले प्रमोशन दे रहा हूँ, तो जस्ट या incentives, इंसेंटिव्स या प्रमोशंस, देयर कैन बी बोथ, या तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, कि सबके सामने जलील करना, सबके सामने डांटना, सबके सामने ये कहना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है या तुम काम सही से नहीं करती हो। इतना प्रेशर उस पर हम कह सकते हैं, इतना प्रेशर बिल्डअप करना कि वो मजबूर हो जाए, उस इंसान या उस एम्प्लॉयर या जो भी उसके साथ हो, उसके साथ वो मजबूर हो जाए कि सरेंडर करे, या शी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो सबसे पहले ये चीज़ है। फिर आता है एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके तय दो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो हैं। सबसे पहला कि ये कमिटी फॉर्मुलेट करे
इसके बारे में अवेयरनेस करे, लेकिन उसके साथ साथ सेंसिटाइजेशन ऑफ द अदर स्टाफ मेंबर्स, जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं, बी इट फीमेल और मेल, उन सबको सेंसिटाइज करे कि जो आपका वर्किंग माहौल है वो कैसा होना चाहिए, उसमें इस किस्म की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। जी, देयर शुड बी अ क्लियर मैसेज टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शुअल हरासमेंट। सबसे पहली बात ये है, प्रिवेंशन। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्रिवेंशन। देन कम्स द सेकेंड स्टेप कि खुदा न खास्ता अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो गया तो रिड्रेसल कैसे करना है। तो उसके बारे में जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। बेसिक चीज़ है कि जो कमिटी सबसे पहले बनी हुई होनी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद उसके स्टेप्स कैसे लेने हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है। उससे पहले आई वुड लाइक टू से कि जो कमिटी है हर एक जगह, मिनिमम जो भी एम्प्लॉयर, मतलब जो आज का प्रोग्राम है ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी है। मे बी उनको नहीं पता होती है कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉर्मुलेट दिस कमिटी। तो कमिटी बनाते वक्त उनको चार पॉइंट्स ज़रूरी याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज़ कि जो भी कमिटी बने दैट शुड बी हेडेड बाय अ सीनियर फीमेल एम्प्लॉय। हमेशा उसका हेड जो है वो फीमेल ही रहेगी। जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि कमिटी में 50% मिनिमम 50% जो मेंबर्स हैं वो फीमेल्स ही हों। तीसरा पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो 4 होने चाहिए। देयर कैन बी मोर देन 4 एज वेल। कमिटी में 4 से ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो उतना, बट मिनिमम इज़ 4 मेंबर्स। और चौथा पॉइंट कि एक मेंबर हमें न्यूट्रल नॉमिनेट करना है। जी। और वो कोई भी हो सकता है जो सोशल, आउटसाइड मेंबर, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका कोई वास्ता ना हो, ना वो कोई एम्प्लॉई हो, किसी भी किस्म का कोई वास्ता ना हो, प्रेफरेबली अ पर्सन विद लीगल नॉलेज और सोशल वर्कर। जी। अफरोज़ा जी, जैसे कि अभी तबस्सुम मैम ने बताया कि किस तरह फॉर्मुलेट करनी है कमेटी, हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि कमेटी को कैसे अप्रोच करना है। अगर एक फ़ीमेल एम्प्लॉय के साथ हरासमेंट हो रही है तो उसने वो कैसे अप्रोच करना है, और उसकी ये जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट को कितना सीक्रेसी में चलाया जाएगा, ताकि उसके जो काम का जो समझ लें आप जगह है वहाँ ये चीज़ें जो हैं ये आम ना हो जाए, और उसके लिए उस चीज़ को लेकर कल को उसको प्रॉब्लम ना हो उस जगह पे काम करने के लिए। जी गजाला जी, इसमें जब आप एक कमेटी फ्रेम करते हैं जिसमें कि मैम ने भी बोला और ये एक्ट खुद भी बोलता है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन अब बन गया है कि आपको हर किसी एस्टैब्लिशमेंट में एक कमेटी ऐसे एस्टैब्लिश करनी ही है, जिसको हम बोलते ही है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं इंटरनल कमेटी इसको। तो अगर किसी फीमेल वुमेन को लग रहा है, फीमेल एम्प्लॉय को लग रहा है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो उस कमेटी को अप्रोच कर सकती है। रिटन कंप्लेंट भी वो लिख सकती है। इन केस वो रिटन नहीं कर पाएगी तो ऑरली भी वो वहाँ जाके उनको बोल सकती है, वो पेन डाउन करेंगे, उनकी जो भी ग्रीवेंस है वो देखी जाएगी। तो उसके बाद ये है कि उसके बाद बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी हो जाती है, इंक्वायरी बिठाई जाती है, एविडेंसेस ली जाती है। ऐसे नहीं को कोई आके हवा में कोई भी बात बोले, किसी के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए, ऐसा नहीं है। बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी हो जाती है, एविडेंसेस कलेक्ट वगैरह किए जाते हैं इसके खिलाफ। तो अगर वो प्रूव हो गया कि नहीं जी सही में इनके साथ जो है ज़्यादती की गई है, तो वो क्या करते हैं, वो ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट कलेक्ट करके ये एम्प्लॉयर को भेज देते हैं। तो उनको बोलते हैं कि जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो है अब लीगल प्रोसीजर आप वो उनके साथ जाए, असिस्टेंस भी करे इस लेडी को। अगर उनको फिर कोर्ट की ज़रूरत पड़े तो कोर्ट भी वो एम्प्लॉयर जो है उनको असिस्ट कर सकता है, उनको साथ जा सकता है। जो भी उनको प्रोवाइड लाइक कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी अगर चाहिए उनको, तो उनको वो सपोर्ट करना है। प्लस लेकिन यहाँ पे एक बात और भी रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई मामला जो है इस कंप्लेंट का हम कोर्ट ही ले जाए। कभी कोई जो है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो औरतों के मामलात होते हैं, अक्सर ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मसला है बाहर नहीं जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी फीमेल चाहती है, अगर वर्क प्लेस पे उसके साथ होती भी है हरासमेंट, और वो जो स्टेप्स हैं उसको अपने आप को बचाने के जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं वो अवेल करने के बाद भी वो चाहती है कि मेरे घर तक पता ना चले, एग्जैक्टली मुझे घर से फिर बाद में बाहर निकलना मेरे लिए
लिए मुश्किल हो जाएगा, मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा, जी, जो कि अक्सर एक फीमेल के माइंड में होता है। जी बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली फितरत ही है औरतों की, अगर कोई ऐसा हम इस चीज़ हो रहा है हमारे साथ, हम इसको बढ़ावा ना दें, हम ज़्यादा ये कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक वे आउट रखा गया है कि अगर कॉन्सलेशन मेथड उसको बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कोर्ट तक ना पहुँचे तो एक कॉन्सलेशन मेथड है। उसमें क्या किया जाता है कि ये जो इंटरनल कमेटी होती है, ये इस जो भी होता है रेस्पोंडेंट, मतलब जिन्होंने ये हरकत की होती है उनको बुलाते हैं, और जो ये होती है विक्टिम उनको बुलाया जाता है। तो उनमें बेसिकली कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो वो क्लियर करते हैं, या कभी कभी अपोलोजाइज से भी मसला हल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी उसको फाइनेंशियल यहाँ पे मॉनिटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करें तो मसला हल करा दे, ऐसा नहीं है। बट ये है कि अगर सुलह समझौते से हो जाएगा ये मसला हल, तो तब जाके हम उधर ही मसला निपटाते हैं, कोर्ट तक नहीं पहुँचाते हैं जी। तो दूसरी जो कमेटी है, अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो भी एम्प्लॉइज़ है, वुमेन फोक जो हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। लाइक हमारे जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत सारे काम करते हैं जिनके साथ ये ज़्यादतियाँ होती है। लाइक हमारे अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स की जो बात होती है, अक्सर हमारे घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, मेड होती है, तो अगर उनको भी लगता है कभी कि हमारे साथ ज़्यादती होती है, तो वो क्या करेगी, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो इंटरनल कमेटी है, लेकिन अब ये है कि अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, वेयर शी गो, उसके लिए कहाँ है कि वो कहाँ पे अप्रोच कर सकती है। तो उनके लिए भी बिल्कुल बाज़ाब्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी फ्रेम की गई है, जिनको हम कहते हैं लोकल कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं लोकल कमेटी। तो इस चीज़ के लिए ये दूसरा है कि 24 बिल एक प्रपोज इस चीज़ के लिए भी की गई है कि इसको जी आप ये कहे कि एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल। तो बट वहाँ की हम और हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये लोकल कमेटी होती है, लोकल कमेटी में ये जो अगर डोमेस्टिक हेल्पर है ये वहाँ भी जा सकती है, कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। लेकिन ये जो लोकल कमेटी है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब लेकिन हर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, लाइक दूर दराज इलाकों से भी होते हैं कई जगह, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत आसानी, बहुत सहूलियत फराहम की गई है हमें। तो उसमें क्या है कि हमने हर किसी तालुक लेवल पे, तहसील लेवल पे, इवन वार्ड, अगर अर्बन एरिया की बात करें, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, हमने एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है इस चीज़ के लिए। तो अगर हम करेंगे, कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी होगी, कंप्लेंट फाइल करनी होगी, तो हम उन नोडल ऑफिसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो उनके पास जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके बाद बाज़ाब्ता जो ये नोडल ऑफिसर है, ये इनकी कंप्लेंट जो है ये खुद जाके लेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, जो भी होंगे ये, तो वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे भी बाज़ाब्ता एक इंक्वायरी हो जाएगी। अगर ये प्रूव हो गया कि नहीं सही में इसके साथ गलत हो गया, तो इनको जो है कोर्ट अप्रोच किया जाएगा, कोर्ट की तरफ रुजू कराया जाएगा। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है इनको, उनकी जो भी है रेमेडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। जी जी। यहाँ पे गजाला जी, आई वुड लाइक टू ऐड 2 थिंग्स। सबसे पहली बात कि अगर जिस्मानी हिरासानी किसी औरत के साथ हो गई या लड़की के साथ हुई, तो टाइम फ्रेम क्या है, कमिटी दरख्वास्त देने का टाइम क्या है? इट इज़ विद इन 7 days ऑफ द इंसिडेंट। जब भी इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट हो जानी चाहिए दर्ज, पहली बात। दूसरी कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, एक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि इनको अपनी इंक्वायरी जो है वो विद इन 90 days कंप्लीट करनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि रफली 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर उनकी इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट इन जनवरी 2023 जजमेंट में क्लैरिफाई कर लिया कि अगर कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि मे बी द डिले इज़ नॉट डेलिब्रेट और इंटेंशनल, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि इंक्वायरी 90 days में कंप्लीट नहीं हुई। उसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑफेंडर है वो बरी हो जाए, वो एक्सोनरेट हो जाए। इंक्वायरी कमेटी को अपनी रिपोर्ट वो 90 दिन के बाद भी कर सकते हैं कंप्लीट, बट प्रेफरेबली इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days। ये 2 बातें। और वन मोर थिंग जो इन्होंने बात की डोमेस्टिक वर्कर्स की, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ साथ हम देख सकते हैं कि आजकल हमारे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं या दुकानें जो हैं या जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी फीमेल छोटी छोटी बच्चियाँ एम्प्लॉय की जाती हैं। तो उनके लिए भी यही एक रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी कमेटी है या तालुका लेवल पे कमेटी है, दैट इज़ द रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर उनके साथ कहीं खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट पेश आता है, उसके साथ साथ ये जो एक्ट है इसको हम कह सकते हैं अमली जामा पहनाने के लिए इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
तो आप कहेंगे कि तालुका लेवल पे कौन नोडल ऑफिसर है, वो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स हैं, जो अफसरान हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, एक्स ऑफिशियो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर ओन ऑफिस, वो नोडल ऑफिसर्स हैं इन कमिटीज़ के तालुका या तहसील लेवल पे। जी मैम, जैसे कि अभी हम बात आई कि अगर फीमेल कोई कहीं किसी जगह पे काम कर रही है और एक फ्रिवलेस कंप्लेंट करती है अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ या किसी के भी ख़िलाफ़ जो उसका सुपीरियर हो, वो अगर वहाँ काम कर रही है और उसको वो पसंद नहीं है या किसी और चीज़ से उसको ब्लैकमेल या बिल्कुल ब्लैकमेल करने के लिए या अपने कुछ बेनिफिट्स गेन करने के लिए वो किसी झूठी कंप्लेंट में किसी को लॉज करना चाहती है, तो वैसी सूरत में अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कल को थ्रू एविडेंस वगैरह, उस फीमेल को इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करने के लिए कैसे डील किया जाए? जी नहीं, एक्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है कि कहीं पे भी अगर पता चले कि फीमेल ने फॉर हर ओन पर्सनल गेन किसी भी कोई भी, चाहे उसका सीनियर है एम्प्लॉई या उसके साथ काम कर रहा है, उसको यूज़ करने के लिए या उसको पीछे करने के लिए एक फ्रिवलेस कंप्लेंट की है, तो शी कैन बी बुक्ड एंड प्लस उसमें फ़ाइन का भी है, इट्स अप टू 50,000 रुपीज़ उससे फ़ाइन चार्ज किया जा सकता है। जी अफरोज़ा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आज हमारा ये जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी है, अगर देखा जाए उनके साथ हमारा भी कोलैबोरेशन है, शाना बशाना हम लोग चल रहे। हम चाहेंगे कि आप इस पे थोड़ी वजाहत करें कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या काम रहता है ऐसी एक्ट्स को लोगों में अवेयर करने के लिए, एक मास क्राउड को, और ख़ास तौर हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं कैसे उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाती है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जैसे कि मैम ने भी जिक्र किया, वहाँ पे भी बच्चियाँ जो हैं काम करती हैं, और छोटी छोटी शॉप्स, बुटीक्स वगैरह ऐसा जो है, वहाँ पे भी बच्चियाँ अपना रोज़गार कमाने के लिए आगे आती हैं, फार फ्लंग एरिया से आती हैं। तो कैसे हमें अवेयर करना है उन लोगों को इन एक्ट्स के बारे में? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि पहले आपने पूछा कि हाई कोर्ट का क्या रोल रहता है। जी, तो अगर आपको याद होगा ओबेसली जो हमारी ऑनरेबल लेडीशिप गीता मित्तल जी थी, तो उनका जो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी, बीइंग लेडी, जो हमारी फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस यहाँ J&K हाई कोर्ट की रही है। तो उनका जो है कि तब आई वाज एज असिस्टिंग काउंसल देयर एट हाई कोर्ट, तो उन्होंने बोला कि जो भी आप फीमेल लॉयर्स हैं, आप मुझे ये कोई भी प्रोविजन हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम अक्सर बात करते हैं मॉनिटरी करप्शन की, लेकिन मॉनिटरी करप्शन जो है उससे भी ज़्यादा होता है मॉरल करप्शन, जो कि इंसान बहुत हाईलाइट नहीं कर पाता है, लेकिन वो मॉनिटरी जो करप्शन है उससे ज़्यादा होता है। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए हमसे ही, मतलब हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हमने किए, कलेक्टिव एफर्ट्स हमने किए, इस चीज़ को लेके एक प्रोविजन हमने कर लिया था। वो इवन कि उन्होंने फिर वो पास भी कराया था, जिसको सेक्सटॉर्शन कहते हैं। सेक्सटॉर्शन ही हम इस चीज़ को कहते हैं कि कभी अनविलिंग एक्ट होता है या अनडिज़ायर्ड एक्ट होता है, जो कि इंसान को नापसंदीदा होता, उसको भी हम इस चीज़ में ला सकते हैं कि ये जी सेक्सुअल हरासमेंट है। तो ये हमारे हाई कोर्ट का इतना रोल है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें इसमें एक तो वजाहत तो करते ही है, लेकिन इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दी कि मॉरल करप्शन जो उनका एक बहुत रद्द अमल इस चीज़ की तरफ रहा है कि नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए वुमेन फोक की तरह। तो वो सेक्सटॉर्शन का जो 354D जिनको हम कहते हैं, लाइक वो ये रिज्म जैसा था, जैसे स्टॉकिंग की बात हम करते हैं, किसी को फॉलो नहीं अननेसेसरी करना है, वो भी एक ऑफेंस है। किसी को आप उनकी प्राइवेसी के खिलाफ नहीं जा सकते, कोई फ़ोटोग्राफ नहीं ले सकते, या कोई अपना प्राइवेट एक्ट कर रहा है उनको नोटिस करके वो पब्लिसाइज करना, या वो भी एक एक्ट माना जाता था। तो वो ये सारा कुछ जो चीज़ें हैं, ये हाई कोर्ट ने इन कोलैबोरेशन विद जो सारा चीज़ जो हो गई थी, तो सेक्सटॉर्शन लाया था, या मॉनिटरी करप्शन के साथ साथ इन्होंने मॉरल करप्शन की बात की थी। तो रहा सवाल आपका कि अवेयरनेस हम कैसे करें अवेयरनेस। तो इसके लिए जितने भी हमारे पास जैसे लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं,
तो उनमें भी हम अक्सर जो हैं वहाँ हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स Volunteers होते ही होते हैं। हैं। वो अक्सर वक्त ब वक्त वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वो दे देते हैं अवेयरनेस हर किसी जी। चीज़ को रिलेट। तो जी इस जी, चीज़ को यानी अवेयर यानी करने उसमें की हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा है। मैम बैनर्स हम बात आपसे और भी करते और भी कुछ जानकारी लेते, लेकिन वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि नाजरीन आपने देखा कि आज के मौजू पे हमने आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस इन्फॉर्मेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।